मैं भी मोरिंगा की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसको साफ़ करके कट कर लिए हैं। और ये आलू है, और इसको चाहे आप बड़े पीस में कट करें चाहे छोटे, जैसे आपको पसंद हो। और ये प्याज है, इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और इसमें टमाटर की प्यूरी बनाए हैं। मिर्ची भी साथ में पीस लिए हैं, और ये जीरा है, और ये कढ़ाई में तेल अभी बनाते हैं। और अभी थोड़ा सा बचाई हुई हूँ मैं वो। जीरा हो जाएगा तो फिर डालेंगे प्याज। हो गया है, इसमें डाल देंगे पेस्ट जो बनाए हैं लहसुन और अदरक का। ये इसको डाल के चला देते हैं। डाल दिए हैं प्यूरी, 2 मिनट इसको चलाएंगे। साथ में मसाले भी डाल देंगे इसमें। कुछ बेसिक मसाले हैं, हल्दी, धनिया, गरम मसाले, इसको भी डाल देते हैं। ये लो फ्लेम पर थोड़ी देर तक ये भुनाएगा, और जब तक ये भुनेगा, मतलब बीच बीच में चलाते रहेंगे, तब तक हम बना लेते हैं रोटी। और ये अच्छे से, मतलब ये भुनेगा थोड़ा, इसके अंदर भी नमक उमक जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आटा है, बना लेते हैं रोटी। ये लास्ट रोटी है, रोटी भी बन गई है मेरी यहाँ पे। और ये सब्ज़ी भी मतलब भुन गया है। अब इसमें पानी डाल दें। नमक मैं पहले ही डाल दी थी, तो इसमें डाल देते हैं पानी। अब ये पकेगा, फिर फाइनली लास्ट में दिखाते हैं आप लोग को कैसे बनाया है मैंने। सब्जी जो सहजन वाली बनाई थी, यहाँ पे ना थोड़ा सा अंधेरा, लाइट, बैक वाली लाइट सही से नहीं आती, और ये बैक कैमरे से करो ना तो लाइट ऑन हो जाती है, इससे चमकता बहुत ज़्यादा है। चावल ली हूँ मैं, और रोटी ले लेती हूँ। गाइस, ये दोपहर के बाद का समय है। दोपहर के बाद का मतलब 12 तो बज ही गए हैं, तो मैं भी चलती हूँ, खाना खा लेती हूँ। और मम्मी तो अभी नहला दिए, मतलब खाना पीना सब कुछ खा के वो निकल चुकी हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि कुछ ग्लूकोज और कुछ दवाइयाँ चढ़ती हैं मम्मी को, जिससे थोड़ा ताकत हो जाए और वो चलने लगे। अभी ठीक हो गई है पूरी तरीके से सब कुछ, लेकिन अभी चल नहीं पा रही है क्योंकि वीकनेस ज़्यादा है, तो इसीलिए हॉस्पिटल गई हैं। मैं भी खा लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और गर्मी ऐसी है, उमस उमस सी, क्या ही बताएं। जो मैं CDP का नोट से जहाँ तक शेयर की थी, इसके आगे आज मैं शेयर करूँगी। और ये आवाज़ थोड़ा नहीं सही आ रही होगी, पंखे बंद कर देते हैं। और उसके आगे का मैं शेयर करूँगी, तो जितना कल मैंने किया था। तो फ्रेंड्स, कल यहाँ तक हो गया था पूरा कंप्लीट, और इसके आगे आज मुझे करना, इसके आगे है मनोविश्लेषणात्मक। तो इसके जनक हैं फ्रायड महोदय, और इसकी उत्पत्ति हुई थी चिकित्सा शास्त्र से। और मनोविश्लेषण वाक्य को मनोविज्ञान में प्रथम बल कहा जाता है। तो अभी आगे हम देखेंगे कि द्वितीय बल किसको कहा जाता है, तृतीय बल किसको कहा जाता है। तो उन वाले जो होंगे वो द्वितीय बल, फिलहाल उसको हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल प्रथम बल पर देखेंगे कि मनोविश्लेषणात्मक वाक्य को मनोविज्ञान में प्रथम बल कहा जाता है। और मनोविश्लेषणात्मक वाद एक ऐसा वाद है जो मन की स्थितियों को गंभीरता से उसका अध्ययन करता है। मतलब इदम अहम पराहम, ये पूछता है इदम अहम पराहम, इसकी जनक कौन है, तो फ्रायड महोदय हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से, तो चिकित्सा शास्त्र से हुई है। तो इदम को क्या कहते हैं, ईडा कहते हैं, अहम को कहते हैं ईगो, और पराहम को कहते हैं सुपर ईगो। ये पूछता है, या तो अहम को पूछ लेगा, तीनों ऑप्शन दे देंगे इसमें से, और या तो एक ऑप्शन नहीं देगा या सभी दे देगा, लेकिन ये पूछता है घुमा घुमा के। तो इदम को ईडा कहते हैं, अहम को ईगो, पराहम को सुपर ईगो। और इदम जो होता है वो चेतन अवस्था में होता है, अहम जो होता है अचेतन, और पराहम होता है अर्धचेतन। मतलब चेतन वर्तमान में 10% है, अचेतन 90% है। लेकिन अगर मन का सबसे बड़ा भाग होगा तो वर्तमान काल में होगा, चेतना काल में। ये अभी का है, वर्तमान का अगर पूछे तो सबसे बड़ा भाग चेतना का, लेकिन पहले का अगर पूछता तो अचेतन का। ये ध्यान देना है कि वर्तमान में पूछे तो चेतना, अगर पहले का पूछे वर्तमान ना कहे तो अचेतन हो जाएगा, क्योंकि ये 90% है। आई होप समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा ना, डिफिनीशन खुद पढ़ेंगे एक बार तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये मनोविश्लेषणवाद की शब्दावली, मतलब ये जो शब्दावली है इसमें क्या क्या होता है, डिटेल इसके बारे में देखेंगे। और मनोविश्लेषणवाद का अर्थ होता है आत्म प्रेम। इसके अंतर्गत बालक स्वयं से प्रेम करता है और वह स्वयं से जागरूक होता है। तो इरोस इरोस जो थे, इरोस को जीवन की प्रकृति कहा गया है, क्योंकि
इस टाइप के जो लोग होते हैं वो बहुत हासावादी, मतलब हंसते रहते हैं, प्रसन्न चित्त के रहते हैं, मतलब दुखी नहीं रहते हैं इरोस का। तो ये जैसे स्टेटमेंट लिख के आ गया तो उसमें से 2-3 ऐसे दे देंगे ऑप्शन, तो कौन सा सही है आप टिक करेंगे इरोस को। और ये है थैनाटोरो। थैनाटोरो जो होता है ये घोर प्रवृत्ति का होता है और ये अधिक निराशावादी होता है, और जिन लोगों में इसकी अधिकता पाई जाती है लोग तोड़ने फोड़ने वाले होते हैं, मतलब पॉजिटिव नहीं होते हैं ऐसे लोग। ओडिपस जो होता है, बहुत बार इसको पढ़े होंगे। ओडिपस एक ग्रंथ है जो लड़कों में पाई जाती है, और इस कारण लड़के जो होते हैं अपने पिता से दूर होते हैं, मतलब अपने माता के करीब होते हैं, ऐसा ये डिफिनीशन में कहा गया है। पर्सनल लाइफ की बात नहीं की जा रही है, ये डिफिनीशन ओडिपस में मतलब लड़कों में पाई जाती है, और ये अपने पिता से दूर होते हैं, माता के अत्यधिक करीब होते हैं। और ऐसे है इलेक्ट्रा, ये थोड़ा कट हो गया है, इसको इग्नोर करिएगा। इलेक्ट्रा जो है ऐसी ग्रंथि है जो लड़कियों में पाई जाती है, और लड़कियां जो है सब पिता के अपने करीब होती हैं, माता से दूर होती हैं। जैसे ऑप्शन में आ गया कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो लड़कियों में पाई जाती है और लड़कियां अपनी माता से दूर पिता के करीब होती हैं, तो इलेक्ट्रा आ गया। और ओडिपस आ गया, तो आप टिक करेंगे इलेक्ट्रा को। और ये हो गया लिबिडो। लिबिडो का अर्थ होता है काम प्रवृत्ति, मतलब फ्रायड महोदय ने दिया था। अगर पूछे लिबिडो किसने दिया था तो फ्रायड महोदय ने दिया था। अपने सिद्धांत में लिबिडो को सबसे महत्वपूर्ण माना है, और ये कहा है कि व्यक्ति में उत्तेजना का आधार काम प्रवृत्ति होती है, ये लिबिडो मतलब ये फ्रायड महोदय। और एलोक्सा नरोसा, मतलब एलोक्सा नरोसा एक ऐसा विकार है जिसमें लड़कियां कम खाना पसंद करती हैं, जिससे वो दुबली पतली दिखाई देती हैं। ये स्टेटमेंट के अनुसार बातें कही गई हैं, मतलब अगर ये एलोक्स नरोसा कहे तो कम खाती हैं और दुबली पतली होती हैं। बुलिमिया जो होती है एक ऐसा विकार है जिसमें लड़के ज़्यादा खाते हैं और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, मतलब एलोक्सा पूछे तो लड़की और बुलिमिया पूछे तो लड़के। और यहाँ पे आ जाते हैं फ्रायड के अनुसार मनोविश्लेषण सिद्धांत की अवस्था या सूत्र। तो फ्रायड ने मन के 3 पहलू बताए हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। जैसे चेतन का 10, अचेतन का 90% पढ़ा था हम लोगों ने। तो चेतन का यहाँ पे है वास्तविक प्रवृत्ति के रूप में होता है, या मन की किसी व्यक्ति का 10% होता है, यह चेतन वास्तविक परिस्थिति में होता है। तो पूछता है कौन सा चेतन है जो वास्तविक परिस्थिति में होता है, कौन सी अवस्था है वो, तो मतलब ये हो जाएगा चेतन। जैसे ऑप्शन 3 दे दिया गया, तो वास्तविक इस परिस्थिति में कौन सा होता है, तो होता है चेतन। आगे देते हैं अचेतन। यह मन का सबसे बड़ा भाग होता है। अचेतन मन बर्फ के टुकड़े के समान होता है, और अचेतन मन का नियंत्रक चेतन मन करता है, और यह केवल साध्य पर बल देता है, साधन पर नहीं देता है। मतलब अचेतन जो मन होता है उसका नियंत्रक चेतन करता है, और अर्धचेतन जो होता है यह मन चेतन और अचेतन के बीच में पाया जाता है। इसके अंतर्गत किसी बालक वस्तु को गलत स्थान पर रख देता है, जैसे रख दिया और भूल जाता है, और किसी परिचित का नाम भी वो भूल जाता है। अर्धचेतन मतलब याद सा रहता है लेकिन भूल जाता है वो, ऐसा कहा गया है। तो चेतन में वास्तविक परिस्थिति में कौन सा अवस्था रहता है, तो चेतन, जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा। अब आ जाते हैं इदम पे। यह जन्मजात होता है और यह सुख पर आधारित होता है। जिन बालकों में इदम की प्रधानता होती है वो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। इदम का आधार सुख है, इसमें वास्तविकता का अभाव, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा पूछता है, जितना टॉपिक शुरू किया अभी आज बहुत ही ज़्यादा पूछता है घुमा फिरा के, मतलब ये सारी चीज़ें जितनी भी लाइन लिखी गई है सब में से पूछता है कि सुख पर आधारित कौन सी अवस्था होती है, इदम होती है। और वास्तविकता का अभाव या नैतिकता का अभाव किसमें पाया जाता है, तो इदम पर पाया जाता है, मतलब यह इदम अच्छा नहीं होता है। अहम पे आते हैं, तो अहम का संबंध वास्तविकता से है, और यह हमारे इदम पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो इदम पर नियंत्रण स्थापित कौन करता है, अहम करता है। तो इसलिए अहम को मन का प्रशासक कहा जाता है, और इसको मन का नियंत्रक भी कहा जाता है, और व्यक्ति के अंदर का व्यक्ति भी कहा जाता है, और इसे मन का पुलिसमैन कहा जाता है। मतलब अहम जो होता है अच्छा होता है। और अभी ये टेस्ट में भी आया था कि अहम का संबंध वास्तविकता का संबंध किससे है। ऑप्शन में थे इदम अहम पराहम, तो अहम हो जाएगा, मतलब खराब ये होता है इदम, अहम सबसे अच्छा होता है। और इस पे आते हैं पराहम पे। तो फ्रायड के अनुसार इसका विकास सबसे देर में हुआ। यह आदर्शवादी सिद्धांत पर और नैतिकता पर बल देता है, और ये जिन व्यक्तियों के बीच मतलब इदम अहम और पराहम तीनों का संतुलन होता है वो व्यक्ति सबसे सफल व्यक्ति होता है। और थोड़ा सा और भी है व्यवहारवाद, इसको भी देख लेते हैं। व्यवहारवाद यहाँ पे ना ऐसे ऐसे बना रखा है, इससे पढ़ने में और याद भी करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यह मनोविज्ञान का सबसे प्रमुख वाद है, इसके जनक वाटसन है। और व्यवहारवाद कल की वीडियो में बहुत सारे जो रचनावादी थे उनका मैंने एक ही साथ दे रखा था कि जैसे व्यवहारवाद हो गए, मनोविश्लेषणात्मक हो गए, इन सबका ऐसे डिटेल में था। तो चीज़ें अब देखिए यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं तो चीज़ें और ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जा रही हैं। तो इनके जनक वाटसन है, और व्यवहारवाद की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। तो वाटसन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी थे। और मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, सॉरी आवाज़ थोड़ी इग्नोर करिएगा जहाँ लड़बड़ा जाए। तो वाटसन कौन से मनोविज्ञान थे, व्यवहारवादी। और व्यवहार का कौन सा विज्ञान, धनात्मक विज्ञान। और इन्होंने ही कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं इनको पुलिस, चोर, डकैत, वकील कुछ भी बना सकता हूँ। और एक और था इनका कि हम जो कुछ करते हैं वो हमारा व्यक्तित्व होता है। ये सारी चीज़ें ध्यान से आप 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा। और वाटसन को मौलिक संवेगों के सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है। जैसे पूछ ले मौलिक संवेगों के सिद्धांत का जन्मदाता, तो वाटसन को कहा जाता है। वाटसन के अनुसार व्यक्ति में 3 प्रकार के संवेग होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। शैशवावस्था में भय सबसे ज़्यादा होता है, बाल्यावस्था में क्रोध होता है सबसे ज़्यादा। और वाटसन का यह मानना है कि एक अच्छे वातावरण से, एक अच्छे प्रशिक्षण में किसी बालक को मतलब कुछ भी बनाया जा सकता है। तो
देखिए यहाँ पे आ गया ना कि व्यवहारवाद को मनोविज्ञान में द्वितीय बल कहा गया है। अभी थोड़ी देर हम लोगों ने पढ़ा था कि मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान को प्रथम बल और व्यवहारवाद को द्वितीय बल कहा गया है। एक अभी और है, वो तृतीय बल में आएगा, देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक साथ इकट्ठा लिख दिया है कि विश्लेषणवाद को प्रथम बल कहा गया है और मनोविश्लेषणवाद के मनोवैज्ञानिक कौन है, फ्रायड है। व्यवहारवाद के कौन है, वाटसन है, और इनको द्वितीय बल कहा गया है। मानवतावाद को मैस्लो है और इनको तृतीय बल कहा गया है। यहाँ पे देख लेते हैं मानवतावाद इनकी बुक है पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन और इसके जनक है मैस्लो। इनके सिद्धांत हैं मांग का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रमिक का सिद्धांत, मांग का पिरामिड सिद्धांत। और मानवतावाद 5 प्रकार की आवश्यकता है जिसको मानकर कहा गया है। तो पहला ये सीक्वेंस है, ऐसे याद कर लीजिएगा, कभी कभी सीक्वेंस भी बाई चांस पूछ सकता है। तो सीक्वेंस है शारीरिक सुरक्षा, मतलब ऐसे मैं शॉर्टकट में बोल रही हूँ लेकिन ऐसे देख लेते हैं। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ये 5 हैं मानवतावाद के। और इनकी जो मानवतावाद के जनक हैं वो है मैस्लो। और संरचनावाद के हैं, यह सबसे प्राचीन वाद है, इसके जनक विलियम वुंड और टिचनर हैं। और ये ऐसा वाद है जो व्यक्ति के आत्मदर्शन पर बल देता है। और इसके आगे है सीखना, लर्निंग, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। है सीडीपी की जो नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ये नोट्स मैं शेयर करती हूँ जिससे आप लोगों की भी हेल्प हो सके। और ये मत सोचिएगा कि कोई वर्ड अगर मुझसे गलत निकल जाता है तो कैसे बोल रही है, कैसे पढ़ा रही है, खुद नहीं देख पा रही है। तो ये मैं आप लोगों की हेल्प के लिए और पूरी मैं नोट्स शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं भी सीख रही हूँ और जैसे सीख रही हूँ वैसे चीज़ें मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। आप लोग जरूर से इसको पढ़िएगा और स्पीड में ना करके, मतलब ऐसे नॉर्मल पढ़ेंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आप पढ़ के इतना सा ही पढ़ेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जितना मैं पढ़ी हूँ पूरा कंप्लीट शेयर करती हूँ। तो अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है सीडीपी का, और ये लगभग ख़त्म ही हो गया है टॉपिक जितना मैंने पढ़ा है। ये नहीं कि पूरा सिलेबस जितना पढ़ा हुआ है, तो एक दिन में ये और कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जितना मैं पढ़ रही हूँ उतना आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, साथ में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आगे अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सा मैं ये पढ़ लेती हूँ। ये मेरा ना चेहरे में स्वेलिंग आ जाती है, पता नहीं क्यों, कभी कभी, और कभी कभी ठीक रहता है। तो सुबह के टाइम ये ठीक था और अभी मुझे लग रहा है कि ऐसा ये हो चुका है थोड़ा सा। और पंखा बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी सी लगती है। और ये सीरीज पढ़ रही हूँ, जो पहले दिन का पेपर है शांति शिक्षा है, और शांति शिक्षा नहीं है, पहले दिन का कुछ और है, तो उसको मैं पढ़ लेती हूँ। शांति शिक्षा नहीं, पहले दिन का है आरंभिक अवस्था, मतलब भाषा एवं गणित के लेखक और शैक्षिक प्रबंधन, ये है, ये 2 है। तो इसको मैं भी पढ़ती हूँ और देखते हैं आगे अगर ब्लॉग कंटिन्यू हो पाता है। मिलते हैं आगे आप लोगों से।